हमारे सामने उपस्थित हो जाएं तो हम कार्यक्रम आरंभ करें। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं प्रधान जी। हाँ, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। जी, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी, हाँ, मैं नमस्कार आदरणीय सभी को। जी, नमस्कार, नमस्कार सर। हाँ, अब आपको मैं देख पा रहा हूँ। जी, अब आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। लेकिन जो कैमरे को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्रधान जी। आप आपका जो कैमरा है ना, आप तिरछे वो उसको अभी थोड़ा-सा ठीक उसको है? एडजस्ट कर लीजिए। कैमरे को अभी थोड़ा ठीक? एडजस्ट कर लीजिए। आप दिख रहे अभी हैं ठीक? लेकिन हाँ, आप दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो आड़ा आ रहा है आपका, वो थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, अब सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप कार्यक्रम के लिए तैयार हैं क्योंकि समय हो चुका है? बिल्कुल। जी, तो मैं डॉक्टर संजय अनंत आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। तो ज़ूम में जो मेरे अतिथि पधारे हैं, मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। आप सब विद्वतजन हैं, मैं सब आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। और फेसबुक के माध्यम से देश-विदेश से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और मेरे गृह राज्य छत्तीसगढ़ से प्रधान जी का भी गृह राज्य छत्तीसगढ़ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबको जय जोहार। और उड़ीसा से जो अगर हमारे कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, तो उन सबको जय जगन्नाथ करके मैं अभिवादन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। तो मित्रों, आप सबको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, संतोष होगा। और चूंकि मैं आयोजक हूं, मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मुझे तो प्रसन्नता होती ही है। पर मैं आप सब लोग को ये बात जो है साझा करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम अब धीरे धीरे शनय शनय जो है वो सांस्कृतिक कर्मियों के मध्य, साहित्य कर्मियों के मध्य जो है वो चर्चा का विषय बन रहा है और धीरे धीरे यह अपनी लोकप्रियता को पा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि हम इसमें बात करते हैं साहित्य की, संस्कृति की और इतिहास की और विचारधाराओं की। ये हमारा कार्यक्रम है, की विषय वस्तु होती है। इसमें हम किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं करते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम की जो है एक मूलभूत भावना है, जो मैं आप सब लोगों के सामने रखी। और इस कार्यक्रम में मैं प्रयास करता हूं कि उन हस्तियों को बुलाना जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जिनको इग्नोर करता है, जिनको महत्व नहीं देता, किंतु वे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में बहुत सारा सकारात्मक कार्य किया अपने जीवन में और समाज को उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो ऐसी हस्तियों में से आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उन सबसे आप परिचित हैं, जो मेरे अतिथिगण आए हैं और जो फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हो, साहित्य प्रेमी हो, जो उनसे परिचित नहीं हो। तो आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से वे उनके कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों से परिचित हो जाएंगे। तो मैं बिना विलंब किए आज का कार्यक्रम आरंभ करता हूं, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। तो मेरे साथ है श्री बिनकेत प्रधान जी। आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और महाविद्यालय में प्रचार रहे हैं। और इनके साहित्य की विशेषता ये बंधुओं कि इनके साहित्य में मेरे छत्तीसगढ़ का, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वो कोई यूएसए से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, अन्य अन्य देशों से थे, परंतु मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से हैं। तो उनके साहित्य में मेरे छत्तीसगढ़ के लहलहाते गांव के, जो गांव में हम जाए तो लहलहाते जो हमारे धान के खेत है, हरे भरे जो खेत होते हैं, उसकी मिट्टी की भीनी भुनी खुशबू है। और उनके साहित्य में चूंकि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसलिए जीवन का कड़ा यथार्थ है। उनमें आपको स्त्री सौंदर्य नहीं मिलेगा, उसमें काल्पनिक बातें नहीं मिलेगी। उनके उनके साहित्य में आपको जो है वो यथार्थ मिलेगा। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यथावत उसको देखना चाहते हैं, तो आपको प्रधान जी को पढ़ना चाहिए, प्रधान जी के लिखित साहित्य को पढ़ना चाहिए। आप उड़िया भाषी हैं मूलतः, आप एक उड़िया भाषी परिवार से आते हैं, आपकी मातृभाषा उड़िया है, किंतु आपका आपका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, आपकी परवरिश छत्तीसगढ़ में हुई, इस नाते आप छत्तीसगढ़ी अच्छी बोलते हैं। और हिंदी भाषा का तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो इस विषय में तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आप हिंदी के विद्वान हैं, एक भाषाविद हैं। और आपने बहुत ही यथार्थवादी साहित्य लिखा है, जमीन से जुड़े हैं, इसलिए मानव समाज की पीड़ा को, उसके भावों को बड़ी सुगमता से समझते हैं और यही आपके साहित्य में परिलक्षित भी होता है। तो ऐसे श्री बिनकेत प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप चूंकि मेरे छत्तीसगढ़ से हैं, आप भी छत्तीसगढ़िया हैं, इसलिए सबसे पहले जय जोहार प्रधान जी। और
आप उड़ीसा से आते हैं, तो उड़ीसा क्योंकि उड़िया है इसलिए उड़ीसा की भी संस्कृति को सम्मान करते हुए जय जगन्नाथ प्रधान जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा। आपका जी आत्मीय वक्तव्य बहुत जी भीतर तक मुझको स्पर्श किया। जी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से पूरी जी भारतीय संस्कृति को आपने जी उद्बोधित किया। इस जी वैश्विक पटल पर मैं आभार प्रकट करता हूँ सम्माननीय जी डॉक्टर संजय आनंद जी का। आपका नमस्कार। यह उपक्रम जी निश्चित जी रूप से साहित्य जी की नई वैचारिकी को नई दिशा जी देगा। ये उपक्रम मेरी बहुत जी मंगल कामना। जी यहाँ बहुत बहुत प्रदर्शित बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के प्रति उत्तर के लिए तैयार होंगे। तो जी मैं पहला प्रश्न तो इसी बात से करता हूँ कि तय भी छत्तीसगढ़िया, मैं भी छत्तीसगढ़िया, तो हम दोनों का राज्य चूंकि छत्तीसगढ़ है, तो आप हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के विषय में आपके क्या विचार है? मैं यहीं से अपनी बात का आरंभ करता हूँ। छत्तीसगढ़ के राज्य के विषय में आप क्या सोचते हैं, बताइए। छत्तीसगढ़ तो अपनी मातृभूमि है ही। जी छत्तीसगढ़ में सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की जी प्राचीन परंपराएं रही हैं। जी लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जी छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले जो स्थिति थी, आज जी हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। अभी विगत कुछ दिनों पहले रायपुर जी में जो साहित्योत्सव हुआ, जी उसमें जी देश भर के लोग आए थे। और मैं जी ऐसा जी मानता हूं कि जी छत्तीसगढ़ की भूमिका न केवल भारत में बल्कि जी वैश्विक स्तर पर जी मानवीय मूल्यों के संपोषण, जीवन मूल्यों का रक्षण और जी आधुनिक युग जीवन में जो नया साहित्य है, जी 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में मैं जी प्रायः यही कहता हूँ, इस पुराने नए पुराने बराबर चले। मेरी एक जी अवधारणा है जी आदरणीय आनंद जी, जी जी साहित्य के प्रति एक दृष्टिकोण है। जी आपका संदर्भ यद्यपि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है, तो छत्तीसगढ़ की धरती से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ इस जी पूरे वैश्विक पटल को, नए जी पुराने बराबर चले। ये जी मेरी अवधारणा है। जी आज 25 वर्ष छत्तीसगढ़ निर्माण के बीत चुके, नए जी पुराने बराबर चले, बदलता जी रहा दौर, 21वीं सदी में लदते करु कविता के बौर। मेरे बहुत आत्मीय साहित्यकार सम्माननीय जन भी जी इसमें जुड़े हुए हैं। जी आपके जी साथ मैं उनको भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वागत। जी अब अब हम आरंभ करते हैं। जो एक साहित्यकार होता है वो एक शिक्षक है। वो तो हम सब उनको से जिसमें से अधिकांश परिचित है तो जानते हैं कि वो एक शिक्षक है। लेकिन उनकी एक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि को जानना आप आज के साक्षात्कार में जो दर्शक देख रहे हैं, उसे मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम अनुभूत करते हैं, वैसा ही हम लिखते हैं। तो इनके विषय में मैंने जो पढ़ा है, वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों कि प्रधान जी का जो जन्म है, वो सरिया के पास एक गाँव में हुआ। अब सरिया कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरिया और फरक्का का जो क्षेत्र है, हाँ बिना किसी भी क्योंकि आए हुए हैं। किसी ने किसी यहाँ ने पे पैसे नहीं है। म्यूट कर लीजिएगा। आप मेरे सभी लोगों से डॉक्टर अनुरोध है कि कार्यक्रम का डॉक्टर आनंद वीणा लिया विज, जाएगा जब अपने आप को डॉक्टर म्यूट वीणा कर ले। विज अमेरिका से जुड़ी हैं, कृपया म्यूट जी कर लीजिए। डॉक्टर जी वीणा विज मैडम अमेरिका से। जी, जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप इनका जो पृष्ठभूमि है वो मैं बता रहा था कि ये जो क्षेत्र है, जो सरिया बरमकेला से होते अगर आप रायगढ़ आते हैं, तो ये मित्रों ये उड़ीसा की बॉर्डर है। उड़ीसा की सीमा यहाँ लगती है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से उड़िया भाषी और हिंदी भाषी एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के लोक संस्कृति का, एक दूसरे के तीज त्योहारों का सम्मान करते हुए एक साथ सौहार्द से रह रहे हैं। आज जो देश का वातावरण है उसमें ये जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से आदर्श हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये निश्चित तौर से हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग जो आपको मिलेंगे, उन्हें उड़िया भी आती है, उन्हें हिंदी भी आती है और उन्हें उन्हें छत्तीसगढ़ी भी आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो सुशिक्षित हो, ये इस क्षेत्र की विशेषता है।
और बड़े ही आत्मीयता के साथ ये जो है इलाके में लोग रह रहे हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ। तो पहले क्या था कि अभी तो एक बहुत बड़ा पुल बन गया, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राज्य का पुल है। अगर आप सरिया से अगर आप पुसौर होते हुए रायगढ़ आना चाहें तो बड़ा पुल है, आप सीधे आ सकते हैं। परंतु जो जिनका जो बाल्यकाल जो बीता है, उस समय वो पुल नहीं था। तो वो इस पार्ट में समझ लीजिए हमारा रायगढ़ था, और बहुत बड़ा पार्ट है महानदी के विषय में तो आप जानते होंगे कि महानदी एक वास्तव में एक बहुत बड़ी नदी है। तो उस पार्ट में उनका गांव हुआ करता था। तो उस गांव से वो शिक्षा दीक्षा के लिए वो यहाँ आया करते थे, रायगढ़ आया करते थे। तो आप समझिए कि कितना संघर्षमय ग्रामीण परिवेश से वो आते हैं। तो मेरा मेरा जो प्रश्न था वो ये था, ये सब भूमिका बताने का आप लोगों से तात्पर्य था कि प्रधान जी हमें बताएं अपने बाल्यकाल के बारे में, उससे जुड़ी स्मृतियों के बारे में, जो उन्होंने जीवन में बाल्यकाल में संघर्ष किया है, जिसके कारण आज उनका साहित्य जो है वह आम जन से जुड़ा हुआ है और जीवन के यथार्थ को परिलक्षित करता है। प्रधान जी। जी 1958 में जी। जब इस धरती के स्पर्श का अवसर मुझको मिला, कृतार्थ हूं मैं इस भूमंडल का। महानदी के किनारे तट पर बिल्कुल बैठा हुआ लिप्टी नामक मेरा गांव है। रायगढ़ और सरिया के बीच में यह गांव आज से 50 वर्ष पहले अकल्पनीय संकट, असुविधा, यातायात की दिक्कतों से गुजरता रहा है। यह पूरा इलाका और क्षेत्र 1905 के पहले रायगढ़, सारंगढ़ सहित मेरा गांव, यह पूरा क्षेत्र उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंतर्गत आता था। इसलिए रायगढ़ का यह जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र है, वह उड़िया भाषा भाषी के साथ छत्तीसगढ़ी और हिंदी का ऐसा संगम रहा है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, हिंदी बेल्ट का यह अंतिम छोर है। इसके बाद उड़ीसा की सीमा शुरू हो जाती है। महानदी को पार करके आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अब आपको सुन नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल भी नहीं होने के कारण जी मैं जी। अपने मामा गांव सारंगढ़ के पास जी सारा जी। जी में पढ़ने के लिए चला गया। जी तो जिसकी जन्मभूमि में प्राइमरी स्कूल न हो और जी। प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल के लिए बाहर जाना पड़ा। जी हाई स्कूल सरिया में जी। शुरू हुआ और महाविद्यालय के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा जी कि डॉक्टर संजय जी ने एक तरह से मेरी आत्मोक्ति को अपनी भावनाओं में व्यक्त कर दिया। वे सारे संघर्ष हैं। इन संघर्षों से गुजरते हुए किसी तरह एमए पीएचडी करके किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ में मैं पदस्थ हुआ। 1985-86 में महाविद्यालयीन शिक्षा आरंभ हुई। पीएचडी के दौरान पूरे देश का भ्रमण करता रहा। इलाहाबाद में आदरणीय तत्कालीन छायावाद की महान कवित्री महादेवी वर्मा जी से भी संपर्क हुआ। प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन के अवसर मिले। यहाँ पंडित मुकुटधर पांडे जी का सानिध्य था। मेरा गांव महानदी के एक तट पर है, तो आदरणीय मुकुटधर पांडे जी का गांव बालपुर दूसरे तट पर है। हमारी रिश्तेदारी उधर हुआ करती थी। चार 4-5 वर्ष का जब मैं रहा होऊंगा, तब से बालपुर होते हुए हमको अपनी रिश्तेदारी के गांव जाना पड़ता था। वहां उनके दर्शन होते थे। तब मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि छायावाद के जनक से मैं मिल रहा हूँ। मेरे दादा पिताजी के साथ जब जाना हुआ करता था तो वे उनसे मिलते थे। मेरे दादा का बहुत अच्छा संबंध और संपर्क था पंडित मुकुटधर पांडे जी से। और जी उनके जी। अग्रज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी से ये मेरी पृष्ठभूमि रही है। महाविद्यालयीन जीवन में आने के बाद, जैसा कि आदरणीय संजय आनंद जी कह रहे थे कि जीवन के
उत्स का जीवन की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो यह सामाजिक, यह सांस्कृतिक, यह पूरा का पूरा परिवेश, ग्रामीण जनजीवन का दुख, पारिवारिक संकट ने भीतर से ही कुछ उत्प्रेरित किया। उत्प्रेरणा में मेरा कोई पैतृक ऐसा कुछ नहीं था कि पैतृक रूप से साहित्य मुझको विरासत में मिला हो। आत्म संघर्ष और जीवन संघर्ष मनुष्य को जब अपनी संवेदना में तपा देता है, तब क्या बात है। साहित्य का यथार्थ प्रकट होता है। मैंने कोशिश की है अपने ही लहू के स्वाद को चख कर जिंदगी के स्वाद और समाज को समझ। क्या बात है। बहुत 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 वंदनीय, आदरणीय, बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी नई पीढ़ी को, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि ये होता है जमीन से जुड़ा हुआ साहित्य। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे मोदी जी भी अभी बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये जो कंफर्ट जोन में अंग्रेजी शब्द का अनुप्रयोग कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसलिए मैंने शब्द यथावत रखा कि कंफर्ट जोन, कि हम जो है सुविधा मुक्त, सुविधा उसके अनुसार जो है सब चीज चाहते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं छोड़ना चाहते, उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। तो अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रधान जी का जो जीवन है निश्चित तौर पे उनके छात्रों के लिए और हम सब साहित्य प्रेमियों के लिए एक आदर्श है। जैसा कि हमने अभी, उन्होंने स्वयं भी अपने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया। अब मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उनका उनका जो व्यक्तित्व है वो केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, वो आज एक वैश्विक स्तर पे उन्हें जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने विश्व हिंदी अधिष्ठान का गठन किया है, जो मेरी जानकारी में है और आप सबकी भी शायद जानकारी में हो। तो उसके विषय में वो बताएं कि उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य है, उसके बारे में वो क्या सोच कर उन्होंने उसे बनाया है, और क्या भविष्य में उस उस अधिष्ठान के अंतर्गत वो करना चाहते हैं। प्रधान जी। जी, 37 वर्षों तक महाविद्यालय उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों से, बुद्धिजीवियों से, सामाजिक चिंतकों से, शीर्ष के रचनाकारों से, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन हिंदी कविता, नई कविता के दौर से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ में मुक्तिबोध जैसे महान रचनाकारों की प्रेरणा को आत्मसात करते हुए जब मैं 2-2.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ, तब मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में जीवन की सार्थकता, सामाजिक प्रत्यय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसी संस्था का गठन और निर्माण किया जाए जो केवल प्रदर्शन के लिए न हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दिखावे के लिए न हो, वास्तव में जमीन की संवेदना से जुड़कर, समाज की धड़कनों से जुड़कर उन रचनाकारों की रचनात्मकता को हम सार्थक करें, जिनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता, जो बड़ी पत्र पत्रिकाओं के लिए लालायित होते रहते हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता, ऐसे लोगों को वैश्विक जोड़ने के लिए विश्व हिंदी अधिष्ठान की स्थापना हमने की। और यह पंजीकृत न्यास है, सार्वजनिक जी न्यास है। इसके जी माध्यम से हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है, आदरणीय आनंद जी, कि जी जी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इस कोने में बैठकर शोध और जी अनुसंधान के क्षेत्र में उस आंचलिक संस्कृति, सभ्यता, पुरातात्विक संपदा, आदिवासी, हरिजन, दलित, ये पिछड़ा वर्ग का जो संसार है, जी जी इसको शोध अनुसंधान की दृष्टि से आगे लाना विश्व हिंदी अधिष्ठान का मूल मकसद है। प्रकाशन हम इस तरह से करें कि व्यावसायिकता की चपेट में हमारे छोटे छोटे रचनाकारों को न आना पड़े। जी जी मुक्तिबोध जैसा रचनाकार आपको ज्ञात है, जी 1964 में जब उनका देहावसान हुआ, तो उनकी समस्त ऐतिहासिक महत्व की रचनाओं का प्रकाशन उनके अवसान के बाद होता है। जी इसलिए प्रकाशन को भी हम महत्व देना चाहते हैं। अभी हमारे
बहुत आदमी लिंगम चिरंजीव राव दिख रहे थे। उनकी एक जी किताब का भी हम प्रकाशन अधिष्ठान से कर रहे हैं, जी जलियांवाले बाग का। ये रचनाकार जो आंध्र प्रदेश में है, जी ये जी 35 वर्षों से ये चेहरा जी दिख रहा है उनका, सृजन करते रहे हैं। जिनके चेहरे में जो उपवन है, आधा जी उपवन का पुष्प मुरझा चुका है, कुछ कलियां जो जी। भविष्य का स्वप्न देख रही हैं। ऐसे रचनाकारों को प्रोजेक्ट प्रोत्साहित करना, ये एक प्रतीकात्मक रूप से मैं बात क्या कर बात रहा है, हूँ। आप बहुत ही सुंदर उद्देश्य आप लेकर चल रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और अब हम मूल जो है एक साहित्यकार से जब हम बात करते हैं तो उसका उसका जो मर्म होता है, जो उसका अस्तित्व होता है, वो उसकी रचना धर्मिता होती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, आपने आदरणीय ने बताया कि वो महेशी महादेवी वर्मा से भी मिल चुके हैं, छायावाद के युग को उन्होंने देखा है। तो पर उनकी कविताएं जो हैं, वो उस युग की कविताओं को मेल नहीं खाती। ये उनके आदर्श हो सकते हैं, लेकिन वो कविताएं मेल नहीं खाती। वे नई कविताओं आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं। तो उनकी छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं। उनकी कविताओं में दो संग्रह मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है, एक तो करुकाल और महानदी। तो करुकाल जो है, मैं पहली बात करुकाल पर ही करूंगा। तो मित्रों, एक बहुत ही बड़ी त्रासदी से हम सब, चूंकि हम सब लोग अभी जीवित हैं, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जो पिछली त्रासदी बीती है, उसमें हम में निहाय हमने और हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने अपने स्वजनों को, अपने निकट निकट संबंधियों को खोया है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की। तो कोरोना काल पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो ये संवेदनशील होते हैं कवि, तो एक आध कविता किसी ने लिखी है, किसी ने दो कविता लिखी है। आश्चर्य की बात यह है, और मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य भी होता है, कि उस दुखद स्मृतियों को, जिसको सामान्य व्यक्ति शायद अब याद नहीं करना चाहे, कोरोना काल को, उस कोरोना काल के में कविताओं में एक या दो कविता नहीं, पूरा का पूरा काव्य संग्रह जो है, वो प्रधान जी का आता है। ये कितनी बड़ी बात है कि उस पूरी पूरी जो त्रासदी को, उसके सारे पहलुओं को, उसके लगभग हर हर पहलू को उन्होंने देखा है, समझा है, उसका चिंतन किया है, और उसको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। तो मैं चाहूंगा कि जो आपका ये करुणा काल पर आधारित जो आपका करु काल है, इस काव्य संग्रह के बारे में आप अपने विचार रखें। क्या सोचते हैं आप, आपने क्या सोचकर लिखा, इसके ऊपर प्रकाश डालें आदरणीय प्रधान जी। जी, अ, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। रचनाकार की अंतर संवेदना, उसके व्यक्तित्व को आप जैसे साक्षात्कारकर्ता प्रकाश डालते हैं, मुझको जी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी इन रचनाओं की आंतरिक संवेदना से गुजर कर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। अन्यथा होता ये है कि प्रश्न करने के लिए प्रश्न किया जाता है, सारे उत्तर की अपेक्षा उत्तरदाता से की जाती है। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युग और समय को, खास तौर से समकालीन कविता के, बिल्कुल मैं इसको उत्तरार्थ कहना पसंद करूंगा। कोरोना कालीन परिस्थितियों में रचना का जो स्वरूप था, स्पष्ट है कि भौतिक रूप से कोरोना महामारी से पूरा संसार गुजर रहा था। मनुष्य की संवेदना अंतर्मुखी हो गई थी। वैज्ञानिक और भौतिकता के दौर में, इस वैश्वीकरण में, विज्ञान और तकनीकी के विकास से मनुष्य की नैतिक मूल्य चेतना क्षरित हो रही थी, आज भी हो रही है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में एक प्राकृतिक आपदा ने मनुष्य को अपने भीतर झांकने का एक मौका दिया। लॉकडाउन वगैरह जो तमाम परिस्थितियां थी, उसके बीच में मैंने ये अनुभव किया, ये जो बाहर की महामारी है, ये तो आएगी और चली जाएगी। ये निश्चित है कि मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो अस्तित्व है, वह प्रकृति के साथ चलता है और संसार आगे बढ़ता है। और मुझे ऐसा लगा कि यह जो कारुणिक समय है, मैंने जिसको करु काल कहा है, आज की कविता, आज के साहित्य को करु का साहित्य, करुणा का साहित्य, दुख का साहित्य, वेदना का साहित्य, कड़वाहट का साहित्य, भीतर के टूटन, भीतर मनुष्य का जो क्षरण है, आत्मीयता का नष्ट होना, मनुष्य का एक दूसरे से भाईचारे का समाप्त होना, युद्धजनक जो परिस्थितियां हैं, पूरे वैश्विक संदर्भ में जो बाजारीकरण है, जो तथाकथित प्रगति की बात हम करते हैं, ये जो करुता है, ये जो कड़वाहट है, इस करुता और कड़वाहट को
मैंने करु काल नाम देकर जो कविताएं जो रचना की, वह केवल कोरोना के समय की ही बात नहीं है, आज का भी उसमें समय है, हमारा वह अतीत भी है। छाया काल के बाद आया करु काल, इसमें युद्ध, महामारी, संघर्ष, टूटन, आतंकवाद, तमाम जी। तमाम जो विसंगतियां हैं, ये मेरे करो करो काल का अभिप्राय है। यह समसामयिक नहीं है। आज की जो कड़वाहट, जो करुता है, मनुष्यता को क्षरित करने वाली जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, उन मानवीय प्रवृत्तियों के खिलाफ रचनाकार का संघर्ष होना चाहिए। तभी उसकी सार्थकता है, तभी वो मनुष्यता के साथ न्याय कर पाएगा। क्या बात है। मैंने कल मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी आदरणीय प्रधान जी से, तो मैंने उनसे एक बात कही थी जो मैं आप सब दर्शकों के साथ जो है साझा कर रहा हूँ, कि आज से 100 या 200 वर्ष बाद, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कि आज से 100 या 200 वर्ष बाद भी मानव समाज इस त्रासदी को आपकी काव्य साधना के माध्यम से अनुभूत कर पाएगा। तो देखिए, एक या दो कविताएं जिन्होंने लिखी है वो तो शायद लोग कहीं भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएगी, परंतु जो करू काल है, एक पूरा का पूरा काव्य संग्रह उस त्रासदी के सारे पक्षों को परिलक्षित करते हुए उपलब्ध रहेगा आज से 100-200 साल बाद। तो जब उस काल के खड़ के जो हमारी पीढ़ी होगी, जब इस काव्य संग्रह को के पन्नों को पलटेगी, तो वो यह कालखंड जो है, जो हम सब लोगों ने देखा है उस दुखद त्रासदी को, वो उसको जीवन हो जाएगी, और वो उस मानव संवेदना को जो इस समय हम लोगों ने भोगी थी या हमारे परिचितों ने जो भोगी थी, उसको वे अनुभूत कर पाएंगे। ये इस काव्य संग्रह का महत्व है। ये मेरी चर्चा कल उनसे हुई थी आदरणीय से, कि भाई ये जो है आपने कालखंड को लिख दिया है, और कालखंड का जब लिखा जाता है ना, तो उस समय और उसके 10-20 वर्षों बाद उसका महत्व समझ में नहीं आता। उसका महत्व समझ में आता है 100-2 वर्षों के बाद। जैसे कि आज आप देखिए, हम लोग पुरानी डायरियां देखते हैं अंग्रेजों की, वो शोध के काम आती है। अब जब उसने डायरी लिखी होगी, तो डायरी सोचा होगा कि भाई मेरी डायरी जो है वो शोध के काम आएगी, पर उस कालखंड को समझने के लिए हमें वो डायरी उपलब्ध हो जाती है, वो संस्मरण उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये इसका बड़ा महत्व है। निश्चित ही ये एक अभिनव प्रयोग था, क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, अब ये समीक्षक हूँ, तो मुझे साहित्य पढ़ने का अवसर मिलता है। तो ये निश्चित ही एक नया प्रयोग था, और इस प्रकार के नए प्रयोगों का स्वागत होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ उनका जो दूसरा काव्य संग्रह है, महानदी। तो मित्रों, क्या है, जो गंगा जी का महत्व उत्तर भारत में है, वैसा उससे कहीं ज्यादा महत्व अगर आप हम उड़िया भाषी या हम छत्तीसगढ़ी भाषियों के बीच में जाएंगे, तो महानदी का मिलेगा। महानदी हमारे जीवन का स्पंदन है, वो हमारे साथ, हम उसके जीते हैं। महानदी क्या है, अगर आप किसी उड़िया भाषी से पूछिए, किसी छत्तीसगढ़ी भाषी से पूछिए, तो आपको बताएगा कि महानदी क्या है। वो केवल नदी नहीं है, वो हमारे प्राण बसते हैं उसमें, तो श्रद्धा का स्थान नहीं है। तो ऐसी महानदी नदी को शीर्षक देते उनका काव्य संग्रह है। तो उसमें से एक कविता, एक छोटी सी कविता, जो मुझे बहुत ही मेरे हृदय को छू गई, मैं आपको, वो छोटी सी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गोबर मिट्टी सने माँ के पांव पर, गोबर मिट्टी सने माँ के पांव पर, हर सुबह सोकर उठते सिर नवाते, मैं कब बड़ा हुआ पता नहीं चला। अब तो बस इतना, बूढ़े बाप की देखभाल उस तरह कर सकूं, जब महानदी किनारे माँ गांव के घर में हुआ करती थी उनके साथ। अब देखिए, इसमें परिवार भी आ गया, उनके बचपन की स्मृति भी आ गई, और महानदी से, जो मैंने जैसा कहा कि हम छत्तीसगढ़ और उड़िया भाषी लोगों का क्या लगाव है, वो आप समझ चुके होंगे कि क्या वो हमारे लिए ये नदी अर्थ रखती है। तो देखिए, महानदी के किनारे जो उनका गांव था, उसमें माँ जिस प्रकार से मेरे पिता का ख्याल रखती थी, मैं वैसा अपने पिता का की सेवा कर सकूं, ये उनका मनोभाव है। सोचिए। तो ये काव्य संग्रह है जो मेरे हाथ में भी है, महानदी। तो ये महानदी के ऊपर जो है, मैं चाहूंगा कि आदरणीय अपने विचार रखें, इसके ऊपर प्रकाश डालें, फिर हम आगे अपने कार्यक्रम में और भी उनके लिए प्रश्न तैयार हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आदरणीय जी, प्रधान जी, बहुत अच्छा महानदी। जी। आदरणीय आनंद जी। जी। महानदी कविता वास्तव में बचपन से मेरी वह संवेदना है, जी। जो घनी और विस्तृत होती गई है इस सेवानिवृत्ति के बाद भी। जी। यह वह नदी है जी। जीवन की, जी। जिसमें
संस्कृति, यथार्थ, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश, जी सारा जी कुछ इस नदी में प्रवाहित है। जी बचपन के दृश्यों से लेकर आज जी तक का जो सामाजिक और वैश्विक जीवन है, जी इस नदी को मैं केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से देखता हूँ। नदी को मैंने केवल 2-3 लाइन में परिभाषित करने की कोशिश की है। इसी तरह जाने हमारी कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, जी प्रवाहित हो गई। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी, महानदी हो तुम। क्या और इस बात। महानदी के प्रवाह में जी जी वैश्विक मानवीय करुणा, चाहे जी वह कोरोना की करुणा हो, युद्ध जी की करुणा हो, जी आतंकवादी हमलों की करुणा हो, अमीरी जी और गरीबी के भीतर की खाई की करुणा हो, संपूर्ण जी जी ब्रह्मांड की वेदना संवेदना करुणा को महानदी के प्रवाह में वाह। देखता हूँ मैं। हाँ, और वह बहुत। उस माँ की तरह है जिस जी माँ के बारे में आपने कही। माँ को जी इसलिए मैं केवल 2 लाइन में ये कहता हूँ, माँ जी एक मानवीय करुणा का प्रतीक है मेरे लिए। वह भौतिक जी रूप से केवल जन्मदात्री नहीं है। जी रही मगर वह जहाँ, माँ को जी परिभाषित मैंने की है। ये 5 कविताएं हैं महानदी जी संग्रह में। मेरी जी जी 6 कविताएं जो प्रकाशित हो चुकी है, माँ और जी महानदी की धड़कनें, जी प्रत्येक पन्नों में स्पंदित है। माँ को वाह। परिभाषित मैंने केवल इस जी रूप में की है, संसार की हर माँ को यह कविता, यह रचना समर्पित है। ये पंक्ति भी, रही मगर वह जहाँ, माँ जहाँ भी रहती है, भौतिक रूप जी से संसार में रहे चाहे न रहे, चाहे स्वर्ग लोक में रहे, हमारी चेतना में जिंदा रहती है। रही मगर वह जहाँ, एक साबुत गांव रहा, जिधर गई महानदी बही। यह महानदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित हो गई है वैश्विक चेतना में। केवल छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है जो उड़ीसा में समुद्र में जाकर मिल जाती है। एक साबुत गांव रहा, यह गांव केवल मेरा गांव नहीं, यह विश्व का वह कोई भी गांव है जो गांव को गांव जैसे देखता और जीता है। जिधर गई महानदी बही, माँ जहाँ जाती है महानदी की करुणा बहती है। अब भी बहती माँ जैसी, कभी सुख भी जाए, कभी सुख भी जाए तो जीवन के थप्पड़ों से हमारी करुणा और वेदना बार बार मरती है। हम अपने आप को भीतर से छूते हैं, लेकिन एक जिंदा आदमी, हमारे भीतर का वह आदमी कितनी कितनी बार मरता और जीता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी सुख भी जाए तो फूटती रहेगी धराधार बन माँ युगों तक। ये माँ की करुणा है। अंतिम क्या 3 बात। कविताएं महानदी संग्रह की पूर्वी 1-2-3 है। बहुत पूर्वी एक दो बहुत तीन में बहुत सुंदर। मैंने बहुत सुंदर। इसी संवेदना जी और पीड़ा को एक जी जी प्रवासी पक्षी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जी जी। अभी मैं जब आदरणीय को सुन रहा था तो मैंने थॉमस ग्रे की रचनाओं को हिंदी में काव्य अनुवाद किया था 2008 में। ये मेरा जो आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये मेरा जो कार्य हुआ था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सम्मानित हुआ है, लंदन में। तो अभी वो जो बात कर रहे थे, ऐसी ही कविता थॉमस ग्रे अंग्रेजी साहित्य के महाकवि हैं, उन्होंने अपने विश्वविद्यालय जहां वो पढ़ा करते थे, स्कूल हुआ करती थी, उनका एक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल कहना चाहिए उस समय के हिसाब से, 17वीं शताब्दी की उनकी कविताएं। तो वो भी वैसा ही लिखते हैं जैसा जैसा प्रेम इनकी कविता में देखा। यहाँ पर महानदी की बात हो रही है और थॉमस ग्रे टेम्स नदी की बात करते थे, क्योंकि उनका जो विश्वविद्यालय था, उनका जो जीवन था, वो टेम्स नदी के किनारे भी था। तो देखिए, परिवेश अलग हो सकता है पर हमारे अंतर आत्मा, हमारे अंदर जो मन है, वो चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में रहे, किसी भी भाषा को बोलते हो, हमारे अंतर मन, हमारी पीड़ा, सब कुछ एक ही है। ये जो है आज परिलक्षित होता है कि वो महानदी की बात कर रहे हैं और कवि थॉमस ग्रे जो है वो टेम्स नदी के लिए लिखा करते थे। तो यही बात है। तो यही हमारी जो संवेदनाएं हैं जो मित्रों हमको जोड़ती हैं, जो हमको एक करती हैं। हमको, हम चाहे चाहे कितनी किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भाषा को मानते हो, बोलने वाले हो, हमारे अंदर जो अंतर्मन है वो एक ही है। मेरा कहने का तात्पर्य है। तो अभी अगली बात मैं कहूंगा कि जैसा कि आदरणीय ने बताया कि उनका सौभाग्य रहा है कि महेशी महेशी महादेवी जो मुझे अतिशय प्रिय है, उनको देखने का उनका आशीर्वाद उन्हें मिला है, उन्हें मिलने का उनको सौभाग्य मिला। और
मैं मानता हूं कि हो सकता है यहाँ बहुत सारी विद्वज्जन उपस्थित हो, वो मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरी अपनी निजी विचार ये है कि वो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग था। बच्चन जी का समय, निराला जी का समय, जयशंकर प्रसाद जी का समय और हमारी महर्षि महादेवी वर्मा, ये जो लिख कर गए हैं, ये निश्चित ही हमारा स्वर्ण युग कहलाता है। तो उस स्वर्ण युग की रचनाओं के आधार पर तो वैसा नहीं लिखते हमारे प्रधान जी, वो उसकी उनके ऊपर, उनकी हमको उसमें, हमको उनकी चेतना में वो नहीं दिखाई देता। किंतु मैंने उनका जो जीवन परिचय पढ़ा, उनके बारे में जो मैंने अध्ययन किया, उसमें मैंने ये पाया कि उन्होंने उस युग के महान कवि, जो छायावाद का युग है, उस काल के महान कवि, हमारे छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र मुकुटधर पांडे पर उन्होंने बहुत शोध कार्य किया है और उसके ऊपर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें आदरणीय प्रधान जी। जी, छायावाद का वह युग और समय जी एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता और संघर्ष का दौर था। जी जब हम आधुनिक युग में आते हैं जी तो प्रकृति, व्यक्ति संवेदना, मानवीय करुणा, प्रेम और सौंदर्य को छायावाद के जनक पंडित मुकुटधर पांडे ने एक नई अभिव्यंजना दी और उसे उन्होंने एक आंतरिक भाव, छाया की तरह प्रकृति की चेतना को, प्रेम करुणा को, छायावाद को परिभाषित कर छायावाद नाम से 1920 में उन्होंने छायावाद किया है। ये 3 निबंध लिखे और छायावाद वहां से परिभाषित होती है। जो पाश्चात्य का रोमांटिसिज्म है, जी कीट्स, ऑलरिच की जो प्रकृति है, जो मानवीय संवेदना है, जो प्रेम है, वह भारतीय साहित्य में आकर छायावाद के दौर में प्रसाद पंत निराला, महादेवी से गुजरते हुए हमारी कविता यात्रा आगे बढ़ती है। मैंने ये अनुभव किया पंडित मुकुटधर पांडे जी से। बचपन से मैं जुड़ा रहा हूँ, उनसे मेरा संपर्क रहा और जब मैं महाविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था तो महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका में एक कविता मैंने छपने के लिए दी थी। इन्हीं कारणों से वह कविता छपी नहीं, तो बहुत व्यथित होकर मैं रायगढ़ बैकुंठपुर में निवास कर रहे आदरणीय पांडे जी के घर गया और मैंने अपनी व्यथा कही। तब उन्होंने कहा तुम लिखते रहो। तब ये बात समझ में नहीं आई और मैं संतुष्ट हो गया। संतुष्टि इस बात की है, जब बड़ी छत्र छाया पीठ थपथपाती है तो भीतर से चेतना अपने आप जागृत हो जाती है। छायावाद की उस चेतना के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से गुजरते हुए आज का जो समकालीन दौर है, इस समकालीन दौर में जो नया विमर्श आता है, दलित, आदिवासी, स्त्री विमर्श वगैरह के बाद में मेरी ये अवधारणा रही है कि वह छायावाद की जो छाया है, ये छायावाद की छाया को मैं बहुत पुराने समय से देखता हूँ। इसकी अवधारणा केवल छाया की तरह प्रकृति, संवेदना, मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्मा, परमात्मा, केवल आध्यात्मिक चेतना तक सीमित नहीं है। मनुष्य की वह संवेदना जो मानवीय सभ्यता, संस्कृति के विकास के दौर से आज तक चली आ रही है, प्राकृतिक रूप से यह धरती सबके लिए समान अधिकार देती है, समान रूप से मनुष्य इस धरती में आता है, इसलिए समान अधिकार, नारी चेतना, वाह आर्थिक विषमता, ये सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। करु काल मैंने इसीलिए कहा है और इस करु काल को कुर्री कविता में मैंने इस तरह से कहा। देखिए, करु काल को केवल 2 लाइन में, कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। इस क्या भौतिक करुणा और संवेदना से लेकर इस पूरे विश्व को आदरणीय संजय आनंद जी के इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी जगत को एक संदेश देना चाहूंगा। केवल 4 पंक्तियां जिसमें समकालीन कविता के बाद आज के दौर को जो मैं जी जी करुकाल कहता हूं, उसमें मनुष्यता को हम कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए, जीते को भी युद्ध मारता। ये युद्ध 2-3 राष्ट्रों का भौतिक युद्ध नहीं है। आदमी एक दूसरे से भी, एक घर परिवार में भी, एक दीवार में रहते हुए भी, भीतर का जो महायुद्ध आदमी के भीतर चलता है, परिवार के भीतर चलता है, जी आसपास में चलता है, अगल बगल कुर्सी में, डाइनिंग टेबल में बैठे रहते हैं,
खाना खाते रहते हैं, अगल बगल एक परिवार के दो लोग बैठे हैं और एक जी महायुद्ध जो भीतर भी चल रहा है। जी जी उन महायुद्धों की बात तो आप सब जानते हैं, जी जी जो इस वैश्वीकरण के दौर में हमारे आमने सामने चल रहे हैं। तो ये जी भीतर का जो मानवीय संवेदना के खिलाफ जो युद्ध चलता है, उसको केवल 4 लाइन में परिभाषित करूंगा। जी जी, स्वागत है। जीते को भी युद्ध मारता, आनंद जी। वाह। और, जी जी और मेरे बहुत आत्मीय आदरणीय करुणा पांडे, जी जी डॉक्टर प्रणव भी, जी जी आदरणीय मोहन कौशिक जी, जी डॉक्टर वेद, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं बहुत तकनीकी जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, उनको जी नहीं जी देख पाता हूं। मैं तो जी केवल मेरे प्रश्नकर्ता से मुखातिब हूँ। जी और जी। केवल ये लाइन, जीते पढ़िए को पढ़िए, आप भी पढ़िए, युद्ध मैं सुन रहा मारता, जीते को भी युद्ध मारता, ये शायद मेरी अंतिम वाणी होगी, ऐसा हूँ। जी आपके जी मनोविज्ञान से लगता है। जी इसके जी बाद जी शायद मुझको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आप और प्रश्न करता होंगे। जीते जी को भी युद्ध मारता, है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता, सदियों का प्रतिभास, सदियों का प्रतिभास। ये मेरा संदेश है आज के हिंदी जगत को, वैश्विक साहित्य को। आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय अनंत जी को। देखिए, ऐसा है, अभी आपको ही बोलना है। कारण ये है कि अभी ये मेरे कार्यक्रम का प्रथम जो भाग है वो समाप्त हुआ, जिसमें मैं जी प्रश्न कर रहा था और आप उत्तर दे रहे थे। अब हमारे जो जूम के इस कार्यक्रम में, जूम में, हमारी सभा में जो हमारे दर्शक के रूप में जो हमारे अतिथि पधारे हैं, वे अतिथि जो है वो अब आपसे प्रश्न करेंगे। ये कार्यक्रम का जो है दूसरा भाग होता है, क्योंकि जी 5 से 6 मिनट हमारा पहले भाग में ही ज्यादा हम लोगों ने ले लिया। परंतु होता क्या है कि इतनी तन्मयता से बात चल रही थी कि ऐसा लग रहा था, अभी देखिए मेरे पास प्रश्न खत्म नहीं हुए। मैं अभी चाहता तो और भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता था, क्योंकि पर चूंकि समय का अभाव है और एक समय की एक निश्चित हर कार्यक्रम की सीमा होती है, तो उसका परिपालन करते हुए मैं और अधिक प्रश्न नहीं कर पाया। लेकिन लेकिन ऐसी तन्मयता से हम सब लोग सुन रहे थे, और जो दर्शक मुझे फेसबुक में भी देख रहे होंगे वो भी मुझसे सहमत होंगे कि ऐसा लग रहा था कि हम प्रधान जी से और बातें करें और उनसे हम कुछ जाने और कुछ सुने, उनके अनुभव को, उनके ज्ञान के सागर से हम कुछ और जो है मोती निकाल पाए। ऐसी हमारी इच्छा थी, परंतु समय का अभाव है। अब कार्यक्रम का जो दूसरा भाग है वो मैं आरंभ करता हूँ। अब आदरणीय हमारे जो अतिथि हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपने प्रश्न जो है वो सीधे पूछें प्रधान जी से। इसमें अब मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, आप अपने प्रश्न रखिए, जो आपको प्रश्न रखना है, एक एक करके। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आभार कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी संवेदनाओं की धारा में प्रवाहित हुए। हाँ, मनीष जी, एलसी राव सर, मिथिकेन, डॉक्टर वीना जी, शायद वीना जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। आप में से कोई प्रश्न हो तो अवश्य करिए। ये कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है। जो आपके डॉक्टर प्रश्न है वो डॉक्टर रखिए। मोहम्मद तौफीक भी जुड़ी हुई है। जी जी संजय जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अम, बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी, बोलिए। नमस्कार सभी, इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को। और जी आज का ये दिन इतना सुंदर है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने जिस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और अभी जो मैं आपकी दोनों की बातचीत सुन रही थी, वो ऐसा रस था। आपने बिल्कुल कहा कि प्रश्न बहुत होंगे और हम उत्तर सुनने के लिए लालायित थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रश्न नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगी सर के लिए, यदि आपका कार्यक्रम ये जी अनुमति जी देता बिल्कुल हो। और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जी क्योंकि सर से हमारा जो परिचय हुआ वो छायावाद के जो मुख्य स्तंभ रहे मुकुटधर पांडे जी, उनका जो कार्यक्रम था उसके माध्यम से हम सर से मिले। और जिस प्रकार से मैंने उनकी साधना देखी, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। वे केवल कवि ही नहीं हैं, वो शिक्षक हैं, लेखक हैं, विचारक, जी भाषाविद, एक साधक जी हैं और माँ जी जी, सरस्वती के तो अनन्य उपासक हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल।
और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका वे एक वृक्ष की भांति हैं। वृक्ष जी जो जो अपने सानिध्य में आने वाले कोई भी हो, चाहे वह या छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, कोई विद्वान हो या कोई छात्र हो, उन सबको उन्होंने हमेशा समान रूप से बढ़ावा दिया है, उनका बिल्कुल सही आदर कहा किया आपने, है, बिल्कुल सम्मान किया है, उन्हें पंख दिए हैं और ऋषि तुल्य भाव से उड़ान भरने की प्रेरणा दी है। और क्या बात है। जो विश्व हिंदी अनुष्ठान का जो उन्होंने ये आरंभ किया है, इसकी स्थापना की, इससे तो इन्होंने हिंदी और विश्व को एक जोड़ ही दिया है। और मैं इसीलिए मैंने अपना बैकग्राउंड जो है वो एक पुल का मैंने चित्र रखा। जी जी ये जी मेरी जी तरफ मुझे लगता है ये मीन केतन जी के जो जी उनका जी जीवन है, उनका जो जी अधिष्ठान है, उसका एक परिचय है। और संजय जी, मैं आपको बहुत-बहुत आभार और आपका साधुवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने साहित्य और भाषा के महासागर से एक ऐसे अद्भुत इंदु रत्न का चयन किया और उनसे हमारा परिचय कराया। और तो क्या बहुत-बहुत बात। धन्यवाद। हाँ जी। आदरणीय प्रोफेसर और प्रधान सर, जी को पुनः जी शत जी प्रणाम। और जी हमारी कामना है कि कलम के धनी संजय जी पुनः जी इसी प्रकार हमारी ज्ञान तृष्णा को निरंतर तृप्त करते रहें। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी जी सर। एलसी राव सर हैं, पांडे जी हैं, और सर को प्रश्न कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम समय में, अंतिम 5 मिनट हमारे पास है, प्रश्न हो तो आदरणीय पूछिए। आदित्य जी, और वो मैं जो है प्रधान जी संक्षिप्त में उसका उत्तर दे, मैं चाहूंगा, ताकि एक या दो प्रश्न हम ले पाए। आदरणीय पूछिए अगर आपको कोई प्रश्न हो तो, प्रधान नहीं, जी से। मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है आदरणीय जी संजय जी। जी और जी जिस तरीके से पूरा विवरण उनसे प्राप्त हुआ है, जी मैं छत्तीसगढ़ की धरती को और छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को नमन करते हुए, उस विशाल वट वृक्ष के छाया में अगर मैं कुछ कर सकता पाऊंगा, तो मैं निश्चित ही अपने आप को धन्य मानूंगा। जिस तरीके के संघर्ष के उन्होंने अपने जीवन को महानदी के किनारे और महानदी के चारों तरफ बढ़ाते हुए अपने आप को जिस विशाल स्वरूप को अधिष्ठान के माध्यम से विश्व अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो रखा है आदरणीय बीन केतन सर ने, मैं चाहता हूं कि ये उनकी उपलब्धियों की एक शुरुआत हो और इसका अंत जो है और भी विशाल हो। और उसके लिए हम सभी जो हैं उनके द्वारा रचित कोरोना काल की वो रचनाएं इतनी गहन चिंतन के लिए हमारे पास उपस्थित हैं कि जी जी हम अगर 100 वर्ष भी उस पर चिंतन करें तो ऐसा लगेगा कि ये जो है, जो समय है, आने वाले कितने सालों तक इसका असर हम पर रहेगा। आज पारिवारिक सामाजिक स्थिति का जिसका वर्णन उन्होंने किया है, वो निश्चित तौर पर उस कोरोना काल के बाद की स्थिति का जो अनुभव हम आज देख रहे हैं, वो उन रचनाओं का कहीं ना कहीं अंश हमारे सामने उपस्थित है। और महानदी छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे जी के ऊपर उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो निश्चित तौर पर उस छायावाद के समय का, जैसा आपने कहा कि स्वर्णिम युग जी के बाद का जो संघर्ष और छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के साथ नई कविताओं का जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उस पर हमारा साहित्य निश्चित रूप से कुछ और आगे बढ़ेगा। और उस बढ़ने में हमारे डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी के जो अधिष्ठान के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बहुत वाणी को धन्यवाद विराम देते हुए राव आपको जी, आज बहुत पुनः और धन्यवाद जी आपके। सर, आदरणीय मीन केतन मैं प्रधान जी को मैं चाहूंगा कि चूंकि समय बिल्कुल अंतिम 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं कार्यक्रम मैं के, वैसे तो समय ज्यादा हो गया है, पर अगर कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। डॉक्टर संजय, मैं प्रश्न करना चाहूंगा। राव सर ने भी अपनी बात रखी, और मैडम ने बुल्गारिया से जुड़ी थी, कौशिक मैडम, मैं उनसे पूर्व परिचित हूँ। उन्होंने भी आदरणीय मनीष प्रधान पांडे जी जी के लिए मेरा अपने नाम विचार से रखे। कुछ प्रश्न हो प्रश्न तो कर अवश्य रहे रखिए जी, कोई प्रश्न हो तो हैं। अवश्य डॉक्टर रखिए। संजय, मैं बहुत प्रश्न पूछना चाहूंगा नए लेखकों की ओर से जी डॉक्टर मीन केतन प्रधान के लिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कि जो जी नए लेखक हैं या जो जी मेरी तरह जो नव सीखिए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधान सर, कि कैसे वो रचना धर्मिता में आगे बढ़ें,
ये आप बहुत क्या अच्छा, संदेश देना चाहेंगे? ऐसा बहुत मेरा अच्छा, प्रश्न है। बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय मनीष जी। नए लोगों को केवल यह संदेश है कि वे अपने भीतर के आदमी की आवाज सुने, बाहर के कोलाहल, हो हल्ला, दिखावा, मीडिया, इन सारी चीजों से मुक्त रहकर अपने भीतर की ईमानदारी को महसूस करें, तो जो नए लेखक हैं निश्चित रूप से उनकी कलम में कांति आएगी, चमक आएगी और ताकत रहेगी। ये आज की जरूरत है, आज के समय जी, की अगर मांग है। अगर बहुत सर, सुंदर। मेरा और भी कोई एक प्रश्न प्रश्न। हो तो मैं यस जी अगर जी आप जी आप सब अनुमति जी दें तो मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। अगर कोई प्रश्न हो डॉक्टर तो सर, एक करुणा और पांडे प्रश्न है। मैडम जुड़ी हैं, जी, जी। सौरभ जुड़े हैं। अगर सर, प्रश्न एक हो और तो प्रश्न है। जी जी, जी तुरंत रखिए। जी, बताइए। जी, सर। सादर प्रणाम सर। वैसे तो जी। प्रधान सर मेरे गुरु भी हैं और उनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन इस मंच के माध्यम से जब करूकाल और महानदी पर बात हो गई, तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सर से ये करना चाहता हूँ कि हमको पढ़ाते समय एक अन्य आलोचक ग्रंथ की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, बाणभट्ट की आत्मकथा की समीक्षा। तो वो ग्रंथ कब तक प्रकाशित होने वाला है? क्योंकि हम सबको उसका बेसब्री से इंतजार है। क्या बहुत बात है। अच्छा, बहुत बहुत बृहत ग्रंथ है। आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति के जिस बृहत्तर और मानवीय धरातल को लेकर बाणभट्ट की आत्मकथा में उस यात्रा में आगे बढ़े, वो यात्रा बहुत लंबी है, इसलिए मुझको लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। 1-1.5 वर्ष के भीतर में उस अधूरी समीक्षा को मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। श्री सौरभ सर, पांडे तो बहुत बहुत धन्यवाद करुणा सर। पांडे सब लोगों से बोलना चाह रहे मैं हैं। सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। कार्यक्रम जो है हम लोग का जो समय रहता है उससे हम करीब 10 से 12 मिनट, वैसे भी हमारा समय ज्यादा हो गया क्योंकि कोई बात नहीं। व्यक्तित्व इतना करुणा पांडे मैडम जी क्या बोल रही हैं? व्यक्तित्व इतना बड़ा था और हमने देखा कि उनसे प्रश्न जो है हमारे अंतर मन में बहुत सारे थे। तो निश्चित ही ये पहला उनका साक्षात्कार नहीं होगा मेरे कार्यक्रम में। निकट भविष्य में मैं उन्हें फिर आमंत्रित करूंगा, तो जो हमारे अंतर मन में जो प्रश्न रह गए थे, मेरे अपने अंतर मन में जो प्रश्न रह गए थे, वो मैं अवश्य अपने अगले कार्यक्रम में उनसे पूछूंगा। तो मित्रों, मैं आज का कार्यक्रम आपसे आज यहीं समाप्त करता हूं और हम फिर अपने अगले कार्यक्रम में आप सबसे मिलेंगे, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। तो इस कार्यक्रम को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर प्रधान और आप सभी दर्शक जो पूरे विश्व से जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जूम परिवार में जो हमारे अतिथि आए हैं, आदरणीय आदरणीय प्रधान जी के आमंत्रण पर, मैं उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो सभी विद्वत जन हैं। उनसे, उनके प्रश्नों से, उनके व्यक्तित्व से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और जो समाज के हमारे अतिथि थे वो तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो उनसे भी आज हमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो ऐसी ऐसी कामना के साथ कि हम उनसे फिर इसी प्रकार के कार्यक्रम में, मैं अपने कार्यक्रम में फिर उन्हें पुनः आमंत्रित करूंगा और आप लोग पुनः इसमें जुड़ेंगे। और मेरे अगले कार्यक्रम में भी आप लोग चाहे तो फेसबुक से जुड़े या जूम के माध्यम से जुड़े, ऐसा मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा। क्योंकि हम अगली बार भी जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो निश्चित ही हिंदी साहित्य का या सांस्कृतिक क्षेत्र का ऐसा व्यक्तित्व होगा जिससे हम कुछ बहुत सारी प्रेरणा ले सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत फिर धन्यवाद मिलेंगे आपको, कार्यक्रम में बहुत जिसका नाम धन्यवाद। है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। करुणा पांडे मैडम और बेटियार को फिर कभी सुनेंगे। आप जी। लोगों नहीं, के बिल्कुल। भीतर के सवालों हाँ, को मैं महसूस कर रहा हूँ। जी कोई आदरणीय नहीं। संजय जी के प्रति जी कृतज्ञता इसलिए प्रकट करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के इस अंतिम छोर में, हिंदी प्रदेश के आखिरी छोर में आपने हमें जो अवसर दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।